सदर आजम जो अपने आप को पेश गोइयों के मुताबिक नाकाबिल शिकस्त समझ चुके थे, उनके साथ बाकी ईरान में क्या हुआ। ईरानी तख्त का एक तीसरा दावेदार भी था, वो कहां से आ गया और वो कौन था। सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान कैसे फतह किया और वापसी के साथ उनके साथ क्या हुआ। मैं हूं तोकीर खालिद और तोकीर सच बताएगा में हम आपको सिकंदर आजम की मुकम्मल जिंदगी और आखिरी उनकी वफात तक के हालात वाकयात बयान करेंगे। 333 BCE द बैटल ऑफ एशेस की शिकस्त के बाद ईरानी एम्पायर का आधा हिस्सा छिन चुका था। मौजूदा तुर्की, शाम, लेबनान, मिस्र और फलस्तीन पर सिकंदर यूनानी का कब्जा हो गया था, लेकिन इराक से लेकर बलूचिस्तान तक अब भी ईरानी एम्पायर कायम थी। इसके शहंशाह दारजूस III बाबुल में बैठकर सिकंदर से दो दो हाथ करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने एम्पायर के कोने कोने से फौजें मंगवा ली थी। हिंदुस्तान से हाथी और फौजें भी उन्होंने मंगवा ली कि वो सिकंदर आजम का मुकाबला करना चाहते हैं। दारजूस III ने सिकंदर को सुलह के लिए भी पैगाम भेजे, मगर सिकंदर ने हर बार इनकार किया और सुलह की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। 331 BCE में सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ शाम के रास्ते इराक में दाखिल हो गए। ईरानी शहनशाह को भी इस पेशकदमी की सिकंदर के आने की इत्तला हो गई थी। उन्होंने भी अपनी फौज के साथ पेशकदमी जारी रखी। सितंबर के आखिर तक दोनों फौजें दरिया दजला के किनारे इराकी शहर अल्बा के करीब मकाम पर मिली। वहां इनकी एक गुमसान की जंग हुई। उस लड़ाई के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। यूनानी फौज की तादाद 47,000 थी, जबकि ईरानी फौज की तादाद 53,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान थी। सिकंदर आजम और ईरानी शहनशाह दारजूस III दोनों जानते थे कि हारने वाले के पास ना सल्तनत रहेगी और ना जिंदगी। ये फैसला कुन मार्का था, इसलिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत और सारा तजर्बा इस जंग में झोंक दिया। दारजूस III ने पहली बार हार से बहुत कुछ सीखा था और फैसला किया कि अब जंग के लिए मैदान का फैसला वो खुद करेंगे, क्योंकि पहली जंग में अलेक्जेंडर की मर्जी के मुताबिक मैदान लगाया गया और उनकी मर्जी के मुताबिक मैदान में जंग हुई और वो जंग दारजूस III हार गए थे। अब दारजूस III ने फैसला किया कि वो अपनी मर्जी का इंतखाब करेंगे, क्योंकि सिकंदर आजम और ईरानी शहनशाह दारजूस III दोनों जानते थे कि हारने वाले के पास ना सल्तनत बचेगी और ना ही जिंदगी। 331 BCE 1 अक्टूबर के रोज अरबल के करीब गोगामेला के मैदान में ईरानी और यूनानी फौजें आमने सामने खड़ी थी। इस मैदान का इंतखाब ईरानी शहंशाह ने किया था। ईरानी फौज की सबबंदी इस तरह थी कि एक साइड पर घुड़सवार थे, सेंटर में पैदल फौज थी और उनके पीछे घुड़सवार थे और दाएं साइड पर भी घुड़सवार थे। दारजूस III ने कुछ फौज रिजर्व में बैक पर रखी थी और सबसे बढ़कर ये कि जो इन्होंने सबबंदी की थी, इसमें साइड पर भी घुड़सवार, दाई साइड पर घुड़सवार, बाई साइड पर घुड़सवार और सेंटर में दारजूस III ने पैदल फौज की और पैदल फौज के पीछे रिजर्व फौज रखी दारजूस III ने और इसी सेंटर में वो खुद भी थे। इस तरह हिंदुस्तानी फौज ने जिस तरह की सबबंदी की, उन्होंने इस सबबंदी के लिए एक बड़ा ही अच्छी तरह दाएं उन्होंने घुड़सवार रखे और दाएं जानब शहनशाह सिकंदर आजम खुद थे। बाएं जानब भी उन्होंने घुड़सवार रखे, सेंटर में उन्होंने पैदल फौज रखी और जो ईरानी रथ थे उन्होंने उनके मुकाबले के लिए उन्होंने खुद को पैदल फौज का उन्होंने उनको धोखा देने के लिए सेंटर में पैदल फौज कर दी, जबकि जो ईरानी फौज थी उन्होंने सेंटर में रथ किए हुए थे और उनके हाथी किए हुए थे, लेकिन सिकंदर आजम ने धोखा देने के लिए उनको सेंटर में पैदल फौज कर दी और दाएं और बाएं घुड़सवार कर दिए। इस तरह दोस्तों हथियार, तादाद और मैदान जंग तीनों मामलों में ईरानी फौज को यूनानियों पर बर्तरी हासिल थी। सिकंदर यूनानी भी जानते थे कि ईरानियों के पास फौज और हथियार हमसे ज्यादा है और उन्होंने फैसला किया कि अगर ईरानियों के साथ रवायती तरीके से जंग लड़ी तो बड़ी महंगी पड़ेगी। सो उन्होंने शातिर कमांडर की तरह जंग रवायती तरीके की बजाय गैर रवायती तरीके से लड़ने का फैसला किया और अपनी हर चाल बदल दी। बैटल ऑफ एशेस की तरह सिकंदर की सारी हिकमत अमली का बुनियादी या मरकजी नुक्ता वही था कि किसी तरह दारजूस III को घेर लिया जाए, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो सारी ईरानी फौज भाग निकलेगी, जिस तरह बैटल ऑफ एशेस में हुआ था। सिकंदर की फौज की सबबंदी यूं थी कि कमान की शक्ल में घुड़सवार उन्होंने दाएं सर पर खड़े किए और इसी तरह वो खुद भी थे। सेंटर में उन्होंने पैदल फौज कर दी और बाएं साइड पर जो तीर अंदाज थे उनको खड़ा किया और रिजर्व में उन्होंने 7,000 फौज पैदल फौज के पीछे रिजर्व में 7,000 फौज
को उन्होंने सब बंदी में खड़ा किया। जंग के थोड़े से हालात बयान करने के लिए हम आपको बताते हैं कि ये हालात व वाक़यात जो ये हिस्टोरियन ने बयान किए हैं, ये पूरी तरह इनमें सदाकत नहीं भी हो सकती, क्योंकि हर हिस्टोरियन ने अपनी स्टोरी बयान की है। हर हिस्टोरियन ने ये बताया कि सब बंद इस तरह थी, सब बंद इस तरह थी, और इसमें मुगालता आराई भी हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकती है। ये इसलिए हम इसको 100% बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते, लेकिन हमने वाद उन लोगों से इकट्ठा किया, उन हिस्टोरियन से, काफी लोगों का जिनकी एक्यूरेसी या मुमासलत थी जिनकी तारीख में, वहां से हम लेकर अपनी वीडियो में बयान कर रहे हैं। तो इस तरह दाजुस्ती ने अपने रथ को मैदान जंग से मोड़ा और जंग में मैदान के लिए एक बहुत ही अच्छे मैदान का इंतखाब किया। इनके लिए जब जंग हुई, जंग में मुकाबला हुआ और दाजुस्त्री रथ पर बैठे थे, और इस तरह उन्होंने ईरानी फौज ने दाजुस्त्री को भागते देखा। जब जंग हुई, जंग बड़ी मैदान जंग में एक मुकाबला हुआ, गुमसान की जंग हुई, लेकिन वही अलेक्जेंडर ने जो प्लानिंग की थी, सिकंदर आज़म ने प्लानिंग की थी कि दाजुस्त्री को गिरा जाए। दाजुस्त्री को अगर गिराया जाता है, हराया जाता है, तो भागते हैं तो पूरी फौज भागेगी। दाजुस्त्री ने अपने मुकाबला किया। जब वो सिकंदर आज़म ने उनको घेरा डाल लिया और उनके रथ के पास पहुंच गए, तो दाजुस्त्री मैदान से भागे। जब दाजुस्त्री मैदान से भागे तो बाकी फौज भी उसके पीछे भागने लगी। दोस्तों, द बैटल ऑफ गोगामेला में दाजुस्त्री मैदान जंग से भाग चुके थे, और द बैटल ऑफ गोगामेला यूनानी हुक्मरान सिकंदर आज़म ने जीत ली थी। ईरानी बादशाह दाजुस्त्री हार मारने वाले में नहीं थे। वो गोगामेला से फरार होकर अरबल पहुंचे और अपनी फौज को इकट्ठा करने लगे। दाजुस्त्री ने फैसला किया कि अफगानिस्तान में जाकर अपनी फौज और ताकत को इकट्ठा करके दोबारा सिकंदर आज़म पर हमला किया जाएगा। सिकंदर आज़म ने ईरानी बादशाह का ताकुब किया, मगर ये ताकुब थोड़ा सुस्त था, जिसकी वजह सिकंदर आज़म ने रस्ते में मौजूद इलाकों को भी फतह करना था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ताकुब किया और जो इलाके रह गए, वो इलाके इकट्ठे होकर दाजुस्त्री के ही जेरे अंडर वो लोग रहे हैं, उसी की सल्तनत में रहे, वो इकट्ठे होकर उस पर हमला कर सकते हैं, और जिससे सिकंदर आज़म को नुकसान हो सकता है। इस जंग के बाद सबसे पहले सिकंदर आज़म ने बाइबलन को फतह किया, उसके बाद सोसा शहर को फतह किया, इसके बाद ईरान का कदीम शहर परपलस पर कब्जा जमाया। यहाँ ईरानी फौज और यूनानी फौज का एक मुकाबला हुआ, मगर जीत सिकंदर आज़म की हुई। परपलस को सिकंदर आज़म ने मुकम्मल तौर पर नस्तो नाबूद कर दिया, इस शहर को खंडर बना दिया। यहाँ गुमसान की जंग हुई और ये पहाड़ियों पर जंग हुई। इसमें बरबस के मकाम पर उन्होंने एक ईरानी कमांडर को पकड़ा और ईरानी कमांडर को अपना उन्होंने मोर्चा बना लिया, अपना इत्तेहादी बना लिया। वो ही उनके कमांड करता रहा, वही उनको बताता रहा, और उसी कमांडर के थ्रू उन्होंने बरबस की पहाड़ियों पर जाकर ईरानी फौज का खात्मा किया। जी, सिकंदर आज़म ने इसके बाद ईरानी फौज का ताकुब किया, जो कि अफगानिस्तान की तरफ भाग चुकी थी। इस दौरान ईरानी फौज में शामिल एक कमांडर बीबस ने बगावत करके ईरानी बादशाह को दाजुस्त्री को कैद कर लिया और खुद को ईरान का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। दाजुस्त्री को कैदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, मगर सिकंदर आज़म को इस बात का इल्म हो चुका था कि बीबस ने दाजुस्त्री को कैद कर लिया है और खुद डिक्लेयर कर दिया है कि वो ईरान के बादशाह हैं। वो ईरानी फौज को ढूंढने में कामयाब हो गए और सिकंदर ने ईरानी फौज पर हमला कर दिया। यहाँ सिकंदर आज़म के पहुंचने से कबल ही एक ट्रेजेडी हो चुकी थी, वो ये कि बीबस अपने साथियों के हमरा भाग गया। वो खुद तो न पकड़ा गया, मगर इसने भागने से कबल दाजुस्त्री को नेज़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस बात का गुस्सा जब अलेक्जेंडर को पता चला कि दाजुस्त्री को वो जिंदा हालत में ना पकड़ सके, बल्कि मुर्दा हालत में उनके गिरफ्तारी में आया दाजुस्त्री, तो और सबसे ज्यादा गुस्सा अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म को चढ़ा कि बीबस ने बगावत की है और गद्दारी की है, और उसको बहुत गुस्सा आया बीबस पर, और उसने सिकंदर आज़म ने दाजुस्त्री की तमाम रसूमात अदा करवाई और उनकी तदफीन करवाई ईरानी रसूमात के मुताबिक। फिर बीबस को ढूंढने के लिए निकले, अफगानिस्तान में एक शहर कंदहार की बुनियाद डाली और फिर बल्क शहर को फतह किया, और अफगानियों की एक लड़की रुखसाना से शादी करके बहुत से कबाइल की बगावत को कुचल दिया। पहले लोग हालात वाक़यात यूं होते थे कि एक इंसान ने वो इलाका फतह किया तो उस इलाके के किसी न किसी बादशाह की, वजीर की, या किसी न किसी उस कबाइल की लड़की से शादी कर ली जाती थी। इस तरह उस इलाके को फतह कर लिया जाता था, वो इलाका अब उसकी ताज़ीम करने लगता था, और वो इस तरह बगैर जंग लड़े ही काफ़ी इलाके, काफ़ी कबाइल को फतह कर लिया जाता था। ये तब की रसूमात थी, रिवाज था, और इस रिवाज के मुताबिक सिकंदर ने अफगानी लड़की रुखसाना से शादी की। ये तारीख में, हिस्टोरियन में इसमें
तमाम तर सदाकत है और ये ममासलत भी है। अफगानिस्तान की फतुहात से फारग होकर सिकंदर ने हिंदुस्तान पर तवज्जो दी। तकरीबन या गालबन 337 बीसी में वो मौजूदा केपी के खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। पहले स्वात को फतह किया, फिर पंजाब की तरफ गामजन हुए। यहाँ इनका वास्ता एक बड़े ही मजबूत कमांडर शहनशाह राजा पोरस से हुआ, जिसको इसने हैरान कर दिया। राजा पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को परेशान भी किया, हैरान भी किया और उसको कंफ्यूजन में डाल दिया। इस हुक्मरान राजा पोरस से सिकंदर आजम की आखिरी और तारीखी जंग हुई। इसकी तमाम तर तफसीलात हम आपको बताएंगे कि किस तरह राजा पोरस और सिकंदर आजम की जंग हुई और इन जंग में क्या वाकयात हुए, किस तरह के लम्हात हुए और किस तरह के फतुहात के मुताबिक ये जंग हुई कि राजा पोरस जंग भी हार गया, लेकिन राजा पोरस ने यूनानी फौज के हौसले पस्त कर दिए, यूनानी फौज की ताकत को कमजोर कर दी। इसका मतलब है कि राजा पोरस के साथ जो सिकंदर आजम की जंग हुई वो जंग गुमसान की जंग थी और इस जंग में सिकंदर आजम को धूल चटाई के एक मकाम पर और इतना कि उसके हौसले भी पस्त कर दिए और इस जंग के बाद यूनानी फौज जंग करने की ताकत न रखी और सबसे बढ़कर इस जंग के बाद यूनानी फौज के हौसले भी पस्त हो गए और वो मजीद जंगों के लिए अपने आप को पीछे करने लगे। और यही दराए जंग के बाद इस जंग के बाद जो कि उनकी राजा पोरस के साथ हुई, इस जंग के बाद उन्होंने आगे जाकर दरिया ब्यास पर उन्होंने बगावत कर दी थी और ये बगावत के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरह राजा पोरस के होने के बाद दरिया ब्यास पर जाकर यूनानी फौज ने बगावत की और सिकंदर आजम को फौज की माननी पड़ी और वापस लौटना पड़ा।